मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी जूनियर सहायक अध्यापक के पद के लिए जो विज्ञान वर्ग है उसका हम प्रैक्टिस सेल मॉडल पेपर आप लोगों के सामने सॉल्व कराएंगे। आप लोग इसमें चेक करिएगा, यदि आप लोग इसमें 45 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं तो ये समझिए कि आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस जो है आपका जो अनिवार्य विषय है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक विज्ञान। इसमें आपकी ये जो है हमने पहले आपको सिलेबस दे दिया है। अब इसके बाद आप देखिए रीजनिंग में आपका है। रीजनिंग में आपका ये लॉजिक एनालॉजीज है, असर्शन एंड रीजन है, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, कोडेड इनइक्वलिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका गणित का सिलेबस है। आप इसको देख लीजिएगा, इसी के हिसाब से आप सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करिएगा। ये आपका विज्ञान का सिलेबस है। ये आपके को देखिए, ये तमाम जो है आपके चैप्टर दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। विज्ञान में हम 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आप इस क्वेश्चन को स्वयं चेकअप भी करिएगा। बहुत मॉडरेट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जूनियर जो टीचर की वैकेंसी है उसमें विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन विज्ञान के, 50 क्वेश्चन मैथ के, प्लस 50 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे, जीएस के, करंट अफेयर्स। ये तमाम अनिवार्य विषय जो हर ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंस है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भार का एसआई इकाई क्या होता है। तो इसमें भार की जो एसआई इकाई है, पहला है किलोग्राम, पहला किलोग्राम, दूसरा न्यूटन, तीसरा ग्राम, चौथा डाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहते हैं शक्ति, कृतकार, आवेग, बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान टी, मतलब वर्क अपान टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपान टाइम इक्वल्स टू पावर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शक्ति। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल होगा, पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा बदलता रहेगा, समान रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए जल्दी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी आवर्तकाल है। जो आवर्तकाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो बढ़ेगा, पेंडुलम की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। पहला 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव का जो तापमान होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और जब इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब आपको डिग्री को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, सी अपान 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9। ये आपका फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, पहला द्रव में, ठोस में, हवा में, निर्वात में। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्वनि के गमन के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो निर्वात में हमारा जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि
ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होगी? क्या पूछे? ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होगी? अधिकतम किसमें होगी? तो आप बताएंगे ध्वनि की जो गति अधिकतम होगी वो ठोस में होगी। किसमें होगी? ठोस में होगी। छठा क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो जो सूरज की रोशनी है उसको उसके संघटक रंगों में विभाजित कौन कर सकता है? पहला अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा प्रिज्म, चौथा विकिरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रिज्म होगा। क्या होगा? प्रिज्म होगा। आपको अगर पूछें कि ये परावर्तन के पश्चात वो जो किरण है उसमें जो तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक है, तरंग दैर्घ्य किसकी कम है, तो आप बताइए तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होगी और तरंग दैर्घ्य किस रंग की सबसे कम होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो तरंग दैर्घ्य जो सबसे अधिक होती है वो लाल रंग की होती है और सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की। किसकी होती है? बैगनी। बैगनी की एक नीली की, आप बताइए इसको, बैगनी की होती है या नीली की होती है? बैगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। पहला, अभिलंब की ओर और कम गति, अभिलंब से दूर और कम गति, अभिलंब की ओर और तीव्र गति, अभिलंब से दूर और तीव्र गति। कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई, ये मान लीजिए ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। अब ये आपका अभिलंब है, ठीक है। अब कोई किरण आ रही है तो अभिलंब से मिलने के बाद ये सघन की तरफ, सघन में अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, ठीक है। और इसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है, वेग कम हो जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर और इसका जो है वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने पर कितना कार्य करना पड़ता है? पहला 50 एम्पियर, दूसरा 50 कूलाम, तीसरा 50 जूल, डी 50 वोल्ट। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों आप ऐसी सोच के लगा सकते हैं कि देखिए एम्पियर तो होगा नहीं क्योंकि कार्य किया जा रहा है, तो कार्य का मात्रक तो जूल ही होता है। तो पहला तो यही बात होनी चाहिए कि इसका मात्रक जूल होता है, तो जूल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 50 एम्पियर तो होगा नहीं, कूलाम होगा, वोल्ट होगा नहीं, तो इसका क्या होगा? जूल होगा। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि वोल्ट इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू, मतलब वर्क अपान आवेश, या इसी को लिख लेंगे W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो यहां से आप कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें आप गुणा करेंगे, 10 गुने 5 इक्वल्स टू 50 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 9वां क्वेश्चन है, यदि काइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर काइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.09 एम्पियर, 2.9 एम्पियर, 29 एम्पियर, 0.029 एम्पियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक संबंध पता होना चाहिए, R इक्वल्स टू वी अपान आई। तो अगर I की वैल्यू पूछ रहा है तो I इक्वल्स टू वी अपान आर। अब V की वैल्यू कितनी है? 220 अपान 750। इसको जब हम काटेंगे तो ये काटने के बाद आएगा 0.029 एम्पियर, ठीक है। तो जो हमारा प्रवाहित धारा का मान आया वो कितना आया? 0.29 एम्पियर। आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि R इक्वल्स टू वोल्टेज अपान प्रवाहित धारा, करंट। 10वां क्वेश्चन है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर में दर्शाया जाता है। पहला किलोवाट घंटा, दूसरा वाट, तीसरा जूल, चौथा शक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों आप वैसे ऊर्जा का मात्रक तो आप लगा देंगे, आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सोच लीजिए। देखिए जो हमारा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ऊर्जा, वो हमारा किलोवाट घंटा में यूज किया जाता है।
वैसे आप ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, लेकिन अगर पूछेगा इंडस्ट्री में या कमर्शियल एरिया में जो यूज किया जाता है वो किलोवाट घंटा में यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। पहला नाइक्रोम, दूसरा कॉपर, तीसरा निकिल, चौथा टंगस्टन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सोच के बताइए, कुछ लोग तो बता रहे होंगे नाइक्रोम और कुछ लोग बता रहे होंगे टंगस्टन। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टंगस्टन होगा। जो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो टंगस्टन प्रयोग किया जाता है। इसका जो दर्शाते हैं डब्लू से दर्शाते हैं। आप पूछेंगे आप नाइक्रोम क्यों नहीं होगा? नाइक्रोम मेरे प्यारे दोस्तों इसका हम इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे यूज? जब हीटर कहेगा तो हम नाइक्रोम का यूज करेंगे, और जब फिलामेंट बल्ब की बात करेगा, प्रकाश बल्ब की बात करेगा, तो वहां पर टंगस्टन का यूज करते हैं। अब बताइए आप, नाइक्रोम क्या है? यह एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम किससे मिलकर के बनी होती है? यह निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। नाइक्रोम किससे मिलकर के बनी होती है? अब पूछा जाता है कि नाइक्रोम किन धातुओं से मिलकर के बनी होती है, तो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पहला तारापुर, दूसरा पोखरण, तीसरा कल्पक्कम, चौथा श्रीहरिकोटा। तो आप बताइए इसका जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कहां पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इस परीक्षण का जो ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उसका नाम था इस्माइल बुद्धा। क्या नाम था? इस्माइल बुद्धा। ठीक है, पहले परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अगर पूछे कि दूसरा कब हुआ था, सेकंड वाला कब हुआ था, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1998 में हुआ था। यह भी पोखरण में हुआ था और इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक है, और इस ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। सेकंड जो परमाणु परीक्षण किया गया था उस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और पहले परमाणु परीक्षण का जो नाम रखा गया था वो इस्माइल बुद्धा रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आप पढ़िए। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का नाम आप देखिए, पहला ग्लोबल प्राइम सिस्टम, दूसरा ग्लोबल पीस, तीसरा ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, चौथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप बताइए क्या होगा? इसका जो जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आप बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। ये तीनों देखिए जितने द्रव कहे गए हैं, द्रव से गैस में और गैस को द्रव में, द्रव से हम तीनों अवस्थाओं में प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में हम अगर अवस्था परिवर्तित हो जा रही तो मूल अवस्था को हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा पदार्थों का किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हम तेज चलेंगे अब क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं? आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 ×
टू पावर 23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 परमाणु। तो आप सोच के बताइए कितने अणु होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर अणु और परमाणु में एक मोल में, ये देखिए एक यहाँ पे अणु दिया गया है सेम चीज, और एक यहाँ पर परमाणु दिया गया है। तो क्या इसका राइट आंसर हो? पहले तो आप जान लीजिए कि मोल इक्वल्स टू परमाणुओं की संख्या, सॉरी अणुओं की संख्या, गलत लिख दिए सॉरी, यहाँ पर होगा अणुओं की संख्या इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या जो निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो 6.22, ये देखिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, देखते हैं। CO का सापेक्ष द्रव्यमान है 28, 44, 12, 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप सोचेंगे इसको तो आप तुरंत कर लीजिए, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 28 होगा, क्योंकि 12 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या होगा? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो आप इसको तुरंत बताइए, सोच के बताइए। NaZX। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो Z के द्वारा निरूपित किया। ए से क्या निरूपित किया जाता है? ए से परमाणु क्रमांक निरूपित किया जाता है। क्या निरूपित किया जाता है? ए को परमाणु भार से निरूपित किया जाता है। ये क्या होता है? ये परमाणु भार, ए से परमाणु भार निरूपित किया जाता है, परमाणु भार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन, अवकरण। तो क्या होगा? आप बताइए सोच के क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच होने की संभावना है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं सेवन पर अगर किसी का पीएच मान होता है तो वो उदासीन होता है। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। और अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर और वह नीले को लाल में बदल देता है तो इसका मतलब हुआ वह एसिडिक होगा, और एसिडिक के लिए जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस की ऊर्जा का मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है एलपीजी, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है मीथेन। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हाइड्रोजन है इसका जो कैलोरिक मान होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो आपको सारी आदर्श गैस याद होना चाहिए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान। आपको ये सारी 1 2 3 4 5, आपको 5 नाम तो एकदम रटे होने चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रोमीन जो है नहीं होती। अब अगला 22वां चलते हैं। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? पहला है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो पहले आप बताइए बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों NaHCO3,
सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। और बेकिंग सोडा इसलिए मिलाते हैं ताकि दूध का जो अम्लीकरण हो रहा है वो ना हो सके, जिससे दूध हमारा जल्दी खराब ना हो, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट हम दूध में मिला देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी होता है? तो कार्बन, दूसरा सल्फर, तीसरा वेनेडियम, चौथा क्रोमियम। इसका करेक्ट आंसर है क्रोमियम। अगर किसी भी धातु में, किसी भी मिश्र धातु में मिला दी जाती है तो वो क्या होगा, वो हमारा जंगरोधी बन जाता है। आप बताइए स्टेनलेस स्टील, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि स्टेनलेस स्टील किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो पहला बेंजीन, दूसरा एथेनॉल, तीसरा ब्यूटेन, चौथा एल्कोहल। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कारों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसे एथिल एल्कोहल कहते हैं, C2H5OH। इसका जो है सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है। आप बताइए कि ब्यूटेन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? ठीक है, आप बताइए ब्यूटेन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? एलपीजी में हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, आप सोच के बताइए किसका प्रयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। 25वां क्वेश्चन चलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? पहला एल्काइन, दूसरा समावयी, तीसरा एल्केन, चौथा एल्कीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त, एक तो हो गया संतृप्त, और दूसरा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों असंतृप्त। जो संतृप्त होता है वो एल्केन होता है, और जो असंतृप्त होता है वो एल्कीन और एल्काइन होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, संतृप्त में एल्केन होता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। अब बताइए एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा एल्कीन और एल्काइन का भी फॉर्मूला आप मुझे लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, पौधों के प्रजनन प्रणाली, रक्त से, जानवरों की खान पान की आदत से, हड्डियां। तो इसका जो हिमेटोलॉजी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो रक्त के अध्ययन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मांसल और वसा, एपिथेलियल और तंत्रिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सोच के बताइए। इसमें बहुत सारे लोग एपिथेलियल लगा रहे होंगे, कुछ लोग मांसल लगा रहे होंगे, कुछ लोग वसा, तंत्रिका तो होगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो वसा होगा, फैट होगा। त्वचा के ऊपर और आंतरिक अंगों के बीच का जो भाग होता है वो फैट होता है, उसे हम वसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, पादक ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक, दूसरा विभोजोतक ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, तीसरा विभजोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक, चौथा सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा विभजोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। ये जो है हमारे पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं। ये जो अस्थायी ऊतक होता है, जैसे ये पौधा हो गया और ये हमारा तना हो गया, ये ऊपर। अब ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये मेरे प्यारे दोस्तों अस्थायी ऊतक के अंतर्गत है। और जो हमारा ऊपर पत्तियां, अस्थायी ऊतक का मतलब जिनका विभाजन न हो, और विभाजोतक ऊतक का मतलब होता है जिन ऊतकों को विभाजित किया जाता है। तो आप देखिए एक पत्ती से दूसरी पत्ती ऐसे अटैच्ड होते हैं, कई सारी पत्तियां निकलती हैं। तो
वो जो है विभाजित होते हैं, ऊतक एक दूसरे बार बार पत्तियां आती निकलती रहती हैं, तो ये विभाजित होती रहती है, इसलिए उसको विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है। और ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है मोटा सा, वो हमारा अस्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है। 29 क्वेश्चन है जैविक। 29 क्वेश्चन देखिए, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। पहला उत्परिवर्तन, कास्मिक विकास, किण्वन क्रिया, वंशानुक्रम। तो जैविक विविधता जो मेरे प्यारे दोस्तों है, वो किसका आधारभूत है? वो उत्परिवर्तन का आधार। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि समय के साथ परिवर्तन होना, वंश में परिवर्तन होना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। इस क्वेश्चन को आप रट जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है क्रमांचन, जठर संबंधी, दोलनी, अनुशीतलन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन। 32 क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? इसमें जो डाउट क्वेश्चन होता है लोगों को, उसमें डाउट होता है दिल का और गुर्दे में। इसी को हार्ट बोलते हैं और इसी को मेरे प्यारे दोस्तों किडनी बोलते हैं। तो लोग शुद्धिकरण जब आएगा, कुछ लोग हार्ट मान देंगे और कुछ लोग किडनी मान देंगे, जबकि इसका हमेशा करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब रक्त के शुद्धिकरण की बात आएगी तो किडनी करता है, और दिल हमेशा हार्ट का काम का क्या होता है, सिर्फ पंप का वार करता है, मशीनिंग वर्क है इसका, इस खून को पंपिंग कार्य करता है, बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। 33, निम्नलिखित में से किस गति में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? मेढक का कूदना, पेड़ से भोजन की गति, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, हाथ से लिखना। स्वैच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से कार्य हो। हृदय का धड़कना क्या अपनी इच्छा से आप कार्य करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? अब पेट में भोजन की गति, क्या ये आपकी इच्छा के अनुकूल होती है? बिल्कुल नहीं। तो मेढक जो है जब चाहेगा तब कूदेगा, और जब आपकी इच्छा होगी तब आप लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा कौन सा, नर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और मादा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो जो वृषण में जो हार्मोन स्रावित होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और मेरे प्यारे दोस्तों जो मादा में जो स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, 34 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम कहते हैं। तो नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम कहते हैं डिंबवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, शुक्रवाहिनी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कुछ लोग शुक्रवाहिनी मारेंगे, डिंबवाहिनी तो नहीं मारेंगे, क्योंकि नरों में तो ये डिंबवाहिनी पाई नहीं जाती है। कुछ लोग मूत्र मार्ग मारेंगे, कुछ लोग मूत्रवाहिनी मारेंगे, कुछ लोग शुक्रवाहिका मारेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मूत्र मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? कॉपर टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर टी का उपयोग गर्भाशय में कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो उसे संभोग, गर्भ निरोधक, गर्भाधारण, निषेचन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपर टी का गर्भाशय में गर्भ निरोध के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है?
तुरंत आप बताइए इसको। पहला, रक्त के थक्के जमने की विफलता, गर्भाशय में ब्लास्टिस्ट का बढ़ना, डिंब की अपरिपक्वता, तंत्रिका शोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो रक्त के थक्के जमने की विफलता। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। और इनके केमिकल नाम के, विटामिन ए का केमिकल नाम, विटामिन बी का, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब का आपको केमिकल नाम भी याद होना चाहिए, रासायनिक नाम भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? कम इंसुलिन, सब क्वेश्चन जानते हैं। कम थायरॉक्सिन स्राव, कम एस्ट्रोजन स्राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कम इंसुलिन स्राव होने से मधुमेह डायबिटीज नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों में मिनीमाता रोग होता है? पहला, सेल्मोनिया, सेल्मोनीला, मिथाइल मरकरी, लेड, और चौथा परक्लोरेट। तो जो मिनीमाता रोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। अगर हम आपसे कहें कि इटाई 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 रोग किसके कारण होता है? जो इटाई इटाई रोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कैडमियम के कारण होता है। ठीक है। अब आपसे अगर पूछे आर्सेनिक के कारण क्या होता है, तो आर्सेनिक के कारण क्या होता है आप बताइए। आर्सेनिक के कारण क्या होता है? और आर्सेनिक एक होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट के कारण होता है। किसके कारण? नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है। और ब्लू बेबी और कोई एक होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। आर्सेनिक के कारण, आर्सेनिक किसके कारण होता है? चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो हम बता देंगे। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? इसको एक बार फिर से आप देखिए। मिनीमाता रोग पारा के कारण, इटाई इटाई जो रोग होता है कैडमियम के कारण, और आर्सेनिक जो होता है वो जो है ब्लूबेरी सिंड्रोम के कारण होता है। ठीक है। और आर्सेनिक हमें लगता है ब्लू ब्लैक फूट होता है, ब्लैक फूट, सॉरी ये होता है ब्लैक फूट, याद आ गया। ठीक है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया भाई? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहुंचे थे? ये देखिए, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो हम लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करते हैं। और विब्रियो क्या है? विब्रियो हमें जो है, विब्रियो जो है वह वायरस है जिसके कारण हमें पेचिस पड़ने लगती है। ये बैक्टीरिया का नाम है, सॉरी वायरस नहीं, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण हमें पेचिस पड़ने लगता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफ्राइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए 3-5 चीजें हैं। एक है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा आपका हुआ, फिर ब्रायोफाइटा, फिर आपका टेरिडोफाइटा हुआ। तो ये आपको तीनों, और एक होता है नग्न बीजी, और एक होता है आवृत बीजी। ये पांचों चीज आपको डिफरेंस याद होने चाहिए। और इनके इस चीज को आप किसी बुक के माध्यम से या कहीं से आप पढ़ लीजिए। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एक होता है नग्न बीजी, और एक होता है आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो इसका जो बायोफाइटा का जो उदाहरण है वो क्या है? बायोफाइटा का जो उदाहरण है वो है रिक्सिया, और मार्सिलिया जो मेरे प्यारे दोस्तों हैं वो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। किसका है? टेरिडोफाइटा का, टेरोफाइटा का। ठीक है। और जो ब्लैक डोफोरा है और यूलोथ्रिक्स है ये कवक के, शैवाल के उदाहरण। किसके हैं? ये शैवाल के एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा,
बाह्य त्वचा के द्वारा, संवहनी मंडल के द्वारा, आवरण के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पौधों के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस क्रिया को कहते हैं। चलिए इस क्रिया को कहते हैं, देखिए जब प्रकाश की उपस्थिति में, एक तो कह देगा, जब कहेगा कि प्रकाश की उपस्थिति में, क्या कहेगा, उपस्थिति की बात कहेगा, जब प्रेजेंट की बात कहेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पॉजिटिव होता है, और जो अब्सेंस की बात करता है, लाइट की अब्सेंस की बात करता है तो निगेटिव होता है। दूसरी चीज कह सकता है कि अगर हमारा जड़ में, जड़ जो है हमारा मतलब पृथ्वी के नीचे की तरफ जो जाता है, जड़ का जो भाग होता है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ता है उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, और जो पृथ्वी के ऊपर का भाग होता है उसको हम धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट की बात करेगा धनात्मक होगा, और अगर प्रकाश अनुपस्थित होगा तो ऋणात्मक होगा। दूसरे टर्म में ये कह सकता है कि जो जड़ है वो हमारा ऋणात्मक होता है, वो मिट्टी के अंदर होता है, और जो तना होता है वो ऊपर का भाग होता है, इसलिए वो पोर्शन हमारा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। पहला वनीला, दूसरा आंवला, तीसरा इमली, चौथा फिटकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है वनीला। वनीला का प्रयोग हम स्प्रे वगैरह में भी करते हैं। जो देखते हैं शादी विवाह में पनीर में डाल दिया जाता है तो खूब महकने लगता है, वो वनीला ही होता है जो डाल दिया जाता है, तो पनीर वगैरह बड़ा सुगंध आता है, एकदम दूर से ही आप कहेंगे आप क्या पार्टी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। पहला डीएनए एडिटिंग, दूसरा डीएनए स्लाइसिंग, तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चौथा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो जो डीएनए एडिटिंग होता है ये मेरे प्यारे दोस्तों भ्रूण में किया जाता है, और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ये चोर वगैरह को पढ़ने के लिए फोरेंसिक विभाग इसका प्रयोग करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए प्रिंटिंग कब किया जाता है, जब चोर वगैरह चोरी करते हैं तो फोरेंसिक विभाग जो आती है वो फिंगरप्रिंट ही लेती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चेचक के लिए टीका किसने किया था, किसने प्रदान किया था। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, पर्ल कैट्रिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों एडवर्ड जेनर ने वो चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने पेंसिल का आविष्कार, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परजीवी पौधा है, आर्किड, लीच, टिक और कस्क्यूट। ये कस्क्यूट में दो डिफरेंस कहा जाते हैं। कस्क्यूट को हम अमरवेल भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर अमरवेल लिखते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक परजीवी पौधा कौन है। तो लोग रटे रहते हैं कि अमरवेल एक परजीवी पौधा है, तो कभी कभी कस्क्यूट लिख करके दे देता है तो लोग डाउट खा जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कस्क्यूट एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं। तो एडम का सेब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडम का सेब कहते हैं। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण का प्रयोग जेली, जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। इस किसका किया जाता है बताइए। इसमें पेप्टाइड का प्रयोग किया जाता है या पेप्टीन का प्रयोग किया जाता है इसमें, या लैक्टोज का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, आप सोच के बताइए, सोच के बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण में 2 चरण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती, बिल्कुल गलत बात है।
अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, बिल्कुल सही बात। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इसका गलत परिणाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये आप लोगों को ये मेरा मॉडल पेपर अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत